हेलो एवरीवन, मैं हूं रविकांत वर्मा एंड वेलकम टू जेई सेंटर। नाउ आज हम यहाँ पर आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट सब्जेक्ट को लेके हैं जिसका नाम है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग या फिर जिसको आप जानते हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। हम देखते हैं आपके पास वहाँ पर कि कैसे पूरे सब्जेक्ट में क्या क्या आपके पास चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन वहाँ पर वो पूछता है। इन सभी चीज़ों की बात हम यहाँ पर अभी करेंगे। अगेन क्वेश्चन वैसे ही उठाए हैं जिससे सारा सिलेबस कवर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, आपके पास यहाँ पर पूरा जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग इस सेशन में आपका कवर होगा विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर एग्ज़ाम आपको बता ही दिया है, महाट्रांसको का एई का एग्ज़ाम है। आपके पास यहाँ पर अभी एमजेपी की भी डेट वहाँ पर अनाउंस कर ही दी वापस से, नासिक का एग्ज़ाम है। तो ये नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम वहाँ पर हैं। आगे आने वाले 4 से 5 महीनों के लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें काम में आएंगी। तो मन लगा के पढ़ते रहिए। आपके पास यहाँ पर सिलेक्शन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके पीछे हमारा फोकस रहेगा। और स्टार्ट करते हैं आपके पास वहाँ पर जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग को, जिसको आप यहाँ पर सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग के नाम से भी जानते हैं। तो इंपॉर्टेंट सेशन है, बढ़िया से अपने सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है, रिवीजन पर्पज से आप इसको देख सकते हैं। ओके, हम क्वेश्चन की बात करेंगे, उसके ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे और उसके बाद में वहाँ पर अगले क्वेश्चन की तरफ भागेंगे। चलो, सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास रहा ये, एन इनऑर्गेनिक क्ले ऑफ हाई कंप्रेसिबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाई। अब उसने बोला है आपके पास यहाँ पर इनऑर्गेनिक क्ले, और क्ले के लिए आपके पास यहाँ पर 2 सिंबल होते हैं जिसमें एक आता है आपका ऑर्गेनिक और एक आता है आपका इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्ले को आप दिखाते हैं ओ से और इनऑर्गेनिक क्ले को आपके पास यहाँ पर दिखाते हैं किससे, सी से। ऑर्गेनिक क्ले को आपके पास यहाँ पर ओ से, इनऑर्गेनिक क्ले को सी से। और साथ में ये हाई कंप्रेसिबिलिटी की बात करता है तो आपके पास यहाँ पर इस सी के साथ हाई कंप्रेसिबिलिटी के लिए आप लेके आते हैं यहाँ पर एच, तो आंसर आपके पास यहाँ पर आता है सी एच। नाउ इस वाले चैप्टर में आप बेसिकली इसको पढ़ते हैं सॉइल क्लासिफिकेशन के चैप्टर में, जहां पर 3 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, जिसमें से एक आता है हमारे पास यहां पर यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम, यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। मेरे दोस्तों ये रिवीजन सीरीज है, तो चीज़ें थोड़ी सी मैं फास्ट बताऊंगा ताकि आपका कम समय में ज़्यादा प्रॉपर रिवीजन हो पाए। इज दैट क्लियर? ना बोलने की स्पीड तो भी थोड़ा नॉर्मल रखने की कोशिश करता हूं, आपके पास वहां पर होगा, क्यों नहीं होगा, नॉर्मल आपके पास रख के चलेंगे, बट कंटेंट को वहां पर सुनिएगा कि मैं क्या क्या एक क्वेश्चन में बोल रहा हूं। ना यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि दिया गया था आपके पास यहाँ पर किसके द्वारा, जो कि दिया था आपके पास वहाँ पर कैसाग्रांडे के द्वारा। दूसरा आता है आपके पास यहाँ पर आस्थो सिस्टम, एंड आस्थो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर किसके लिए था, आस्थो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर किसके लिए था, ये था आपके पास अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ऑफिशियल। और यहाँ पर आप देते हैं हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला, और हाईवे रिसर्च बोर्ड फॉर्मूला बताता है आपको ग्रुप इंडेक्स का वैल्यू, जो कि होता है 0.2A प्लस 0.01 BD प्लस 0.005 आपके पास यहाँ पर AC। A इज इक्वल टू होता है आपका P-35, B इज इक्वल टू होता है आपका P-15 और C इज इक्वल टू होता है आपका WL-40 और D इज इक्वल टू होता है आपका IP-10। ये कुछ डेटा आपको वहां पर देखने को मिलता है। ग्रुप इंडेक्स की आपके पास 0 वैल्यू गुड सबग्रेड बताती है, GI की वैल्यू 20 आपके पास यहाँ पर पुअर सबग्रेड बताती है। अगर इसकी वैल्यू माइनस में आती है तो हम इसको रिपोर्ट करते हैं 0। इस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है। यहीं पर आपके पास में A1 से लेके A8 तक के ग्रुप आपको देखने को मिलते हैं जो आप आस्थो सिस्टम के अंदर वहां पर तोड़ते हैं। नाउ नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट आपके पास यहां पर जो आता है वो आता है इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम की जब आप यहां पर बात करते हैं तो ये आपके पास यहां पर कितने नंबर ऑफ ग्रुप में यहां पर सॉइल को तोड़ता है, तो ये तोड़ता है आपके पास वहां पर 18 नंबर ऑफ ग्रुप में, जिसमें से कोर्स के आपके पास यहां पर आते हैं 8, फाइन के आपके पास यहां पर आते हैं 9 और एक हमारे पास यहां पर आता है किसके लिए, पीट के लिए। और ये सारा कुछ आपके पास यहां पर मिलाओगे तो ये आपके पास वहां पर कितना मिलेगा, ये अगर सारा कुछ आपके पास यहां पर आप मिलाओगे तो आपको मिलते हैं टोटल 18 नंबर ऑफ ग्रुप। नाउ जब हम यहां पर और बात करेंगे आपके पास, तब देखो जब हम आपके पास यहाँ पर और बात करी जाएगी, जब हमारे पास यहाँ पर और बात इसमें करी जाएगी तो आपके पास सिंबल हैं ग्रेवल के लिए G, सैंड के लिए S, वेल ग्रेडेड W, पुअरली ग्रेडेड P, आपके पास सिल्ट के लिए M, इनऑर्गेनिक क्ले के लिए C, ऑर्गेनिक क्ले के लिए O, हाई कंप्रेसिबल H, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल I और लो कंप्रेसिबल आपके पास यहाँ पर L।
लो कंप्रेसिबल जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से कम हो, मीडियम कंप्रेसिबल जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से 50 हो, और हाई कंप्रेसिबल जब 50 से आपके पास यहाँ पर वैल्यू ज़्यादा हो। इसके अलावा इस चैप्टर में एक लास्ट चीज बचती है और वो है आपका आईपी ऑफ द ए लाइन। आईपी ऑफ द ए लाइन का फॉर्मूला होता है 0.73 इंटू WL-20 एंड आईपी ऑफ द यू लाइन का फॉर्मूला होता है आपके पास 0.9 इंटू WL- आपके पास यहाँ पर 8 करते हैं तो आपको चीज़ें यहाँ पे मिल जाती हैं। इतने टोटल मिला के सिंबल हैं जो इस चैप्टर में देखने को मिलते हैं, इतना सारा डेटा है जो आपको वहाँ पर देखने को मिलता है। एंड द क्वेश्चन वॉज अबाउट कि हाई कंप्रेसिबिलिटी इनऑर्गेनिक क्ले का पता लगाओ। तो हाई कंप्रेसिबिलिटी इनऑर्गेनिक क्ले आपके पास यहाँ पर कौन होगी? वो होगी आपके पास यहाँ पर CH, जिसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इज दैट क्लियर? अब इतना टॉपिक बता दिया तो अगर इस चैप्टर का कोई और क्वेश्चन हमारे पास आगे फंसेगा उसको हम आसानी सॉल्व करके वहां पर खत्म करेंगे। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्ट सीआर टेस्ट सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग डिसएडवांटेज। हर एक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन है, आपके टॉपिक सारी बातें क्लियर, वहां पे टॉपिक में सारी बातें क्लियर करके दे देंगे। नाउ एक होता है आपके पास वहां पर डायरेक्ट सीआर टेस्ट जो आपके पास इस चैप्टर का मेन है, और एक होता है आपका यहाँ पर ट्राई एक्सियल टेस्ट, जिन दो टेस्ट के बारे में आपको पढ़ना है। नंबर ऑफ सीयर स्ट्रेंथ टेस्ट बहुत सारे होते हैं। जब आप लैब टेस्ट की बात करते हैं तो आपके पास वहाँ पर डायरेक्ट सीयर टेस्ट आता है, डायरेक्ट सीयर टेस्ट के अलावा ट्राइएक्सियल टेस्ट आता है, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट आपके पास वहाँ पर आता है, आपके पास वैन सीयर टेस्ट आता है। वैन सीयर टेस्ट लैब और फील्ड आपको दोनों में देखने को मिलता है। इसके अलावा रिंग सीयर टेस्ट है, ये चीज़ें आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगी। नाउ जब हम बात करते हैं डायरेक्ट सीयर टेस्ट और ट्राइएक्सियल टेस्ट की तो इसमें थोड़े से डिफरेंसेस हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पानी को कंट्रोल नहीं कर सकते, यहाँ पर आप पानी को कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रेनेज को कंट्रोल नहीं कर सकते तो पोर वाटर प्रेशर आप नहीं नाप पाओगे, यहाँ पर आप पोर वाटर प्रेशर को नाप सकते हो। यहाँ पर जो फेलियर प्लेन होता है वो प्री डिटरमाइन होता है, यहाँ पर फेलियर प्लेन प्री डिटरमाइन नहीं होता है। आप यहां पर जब बात करते हैं डायरेक्ट सीयर टेस्ट में, तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट में आपके पास यहां पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, यहां पर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास यूनिफॉर्म होता है। इसको आप केवल फ्री ड्रेनिंग सॉइल में इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप एनी टाइप ऑफ सॉइल में यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो। तो क्वेश्चन में पूछा है कि डायरेक्ट सीयर टेस्ट किन चीजों से सफर करता है, तो ड्रेनेज कंडीशन कैन नॉट बी कंट्रोल, बिल्कुल राइट बात। पोर वाटर प्रेशर कैन नॉट बी मेजर्ड, उसी का दूसरा टाइप। सीयर स्ट्रेस ऑन फेलियर प्लेन इज नॉट यूनिफॉर्म, बिल्कुल राइट। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट यूनिफॉर्म, तो हमारा जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? वो आपके पास यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। तो ये आपके पास यहाँ पर क्या हुआ? डी आंसर आपका राइट हुआ। इज दैट क्लियर? सारी चीजें आपके पास वहां पर आपको बता के दे दी। चलो नाउ नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बोलता है कि कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी ऑफ सॉइल वेरीज अप्रोक्सीमेटली। कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के फॉर्मूले से रिलेशन पूछ रहा है वो के का और पार्टिकल साइज का। तो जब आप एलन हेजन इक्वेशन पढ़ते हैं तो फॉर्मूला आता है आपके पास यहाँ पर K इज इक्वल टू CD10²। यहीं पर एक जैकी फॉर्मूला होता है जो बोलता है K इज इक्वल टू 100D10²। आपके पास जब आप कॉस्नी कार्बन को पढ़ते हैं तो वो बोलते हैं K इज इक्वल टू 1/KK इंटू गामा W अपॉन म्यू इंटू E³ अपॉन 1+E इंटू आपके पास यहाँ पे D²। आप दोनों इक्वेशन, तीनों इक्वेशन को आप उठाइए और कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी और आप डी के बीच में रिलेशन देखिए, स्क्वायर का रिलेशन होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर मिलेगा वो D10 के बारे में मिलेगा। यहीं पर आप और भी प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हैं कि K जो होता है वो यूनिट वेट के प्रोपोर्शनल होता है, K जो होता है विस्कोसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, K जो होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, फ्लूइड पतला होगा, जितना पतला होगा उतनी तेजी से बहेगा। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास यहां पर बात होती है कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी के डिपेंडेबिलिटी की बात जब यहां पर आती है तो आप इसकी बात यहां पर करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन। फॉर अ ग्रेनुलर सॉइल विथ इंक्रीजिंग वॉइड रेशियो द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इन। वो बोल रहा है कि एक ग्रेनुलर सॉइल है और वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की बात कर रहा है। तो आप हमेशा बैक अप्रोच लगाते हैं जब भी कोई क्वेश्चन करते हैं। तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है आपका G-1/1+E। अब वो बोल रहा है कि वो इसको बढ़ाएगा। अब अगर वो इसको बढ़ाएगा तो नीचे की जो वैल्यू होगी वो बढ़ेगी, और नीचे की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो आईसी की वैल्यू आपके पास वहां पर क्या हो जाएगी? आपके पास आईसी की वैल्यू आपके पास वहां पर कम हो जाएगी। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे कि आपके पास आईसी का वैल्यू कंटिन्यू डिक्रीज यहां पर करेगा। क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट के बारे में आप ये जानते हैं कि एग्जिट ग्रेडियंट जो हमारा होना चाहिए वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से कम होना चाहिए, और जब ऐसा होता है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लिखते हैं दैट इज योर आईसी अपॉन आई।
नाउ आई सी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं g माइनस 1 अपॉन 1 प्लस सी अपॉन आपके पास यहां पर आप लिख सकते हैं एच वाई जेड, यहां पर आई की वैल्यू आप दिखा सकते हैं। इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1 करवा देगा, एच की वैल्यू पूछेगा, थिकनेस ऑफ द सॉइल सैंपल दे देगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द पार्टिकल दे देगा और वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल सैंपल दे देगा, और इसके ऊपर आपको वहां पर वो न्यूमेरिकल आपको पूछेगा, और अगर न्यूमेरिकल पूछे तो जवाब दे देना। अब आपके पास सामने सारी बातें क्लियर है। इस चीज का जिक्र आपके पास कहां पर मिलता है, ये कब है कि आप नहीं चाहते कि पाइपिंग फेलियर हो, आप पाइपिंग फेलियर नहीं चाहते, इसलिए आप चाहेंगे कि एग्जिट ग्रेडियंट का वैल्यू क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट से आपके पास वहां पर कम आए, तो आपके पास यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। नाउ व्हेन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ अ सॉइल इज ग्रेटर देन लिक्विड लिमिट देन द प्लास्टिसिटी इंडेक्स। प्लास्टिसिटी इंडेक्स, जब आप प्लास्टिसिटी इंडेक्स आईपी की बात करते हैं तो ये होता है WL माइनस WP। क्या होता है आपके पास यहां पर ये WL माइनस WP। नाउ WL माइनस WP बोलता है कि प्लास्टिक लिमिट ज्यादा हो गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, बट वो पूछ रहा है कि अगर ये ज्यादा हो गया तो अल्टीमेटली इसकी वैल्यू किस में आएगी, आपके पास यहां पर इसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो वो बोल रहा है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स को आप कैसे रिपोर्ट करते हो, वो सॉइल नहीं पूछ रहा। अगर वो सॉइल पूछता तो मैं नॉन प्लास्टिक बोलता, बट वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स बोल रहा है, तो मैं उसको कैसे रिपोर्ट करता हूं, जीरो, नेगेटिव नहीं बताते, क्योंकि कभी भी प्लास्टिसिटी इंडेक्स आपका जीरो से कम होता ही नहीं है। तो मैं रिपोर्ट इसको करूंगा आपके पास यहां पर कितना, मैं रिपोर्ट आपके पास यहां पर इसको करूंगा 0, तो इतनी बात आपके पास यहां पर आ जाएगी। कुछ इस तरीके की पिक्चर आपको वहां पर देखने को मिल जाएगी। क्या ये बात समझ रहे हो? तो ये अगर वो बोलता कि सॉइल कैसी होगी तो मैं आंसर देता आपके पास नॉन प्लास्टिक। इसके अलावा आईपी की वैल्यूज के हिसाब से आप सॉइल के टाइप को तोड़ते हैं, आईपी की वैल्यूज के हिसाब से आप सॉइल को तोड़ते हैं। 7 से कम वैल्यू 7 से 17 और 17 से ज़्यादा। 7 से कम आपके पास लो प्लास्टिक, 7 से 17 मीडियम प्लास्टिक, और यहाँ पर आपके पास में क्या होता है, वेरी हाई प्लास्टिक आप यहाँ पर बोलते हैं। ये आपके पास वहाँ पर अगला क्वेश्चन था। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट। इफ द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब इज डबल्ड देन कैपिलरी राइज विल बी। टेल मी, अगर आपके पास में डायमीटर कैपिलरी ट्यूब का आप डबल कर दोगे तो कैपिलरी राइज आपके पास यहां पर क्या होगा? तो कैपिलरी राइज है, कैपिलरी हाइट का फॉर्मूला होता है, अगर आप यहां पर देखो तो एक होता है 40 बाई गामा डब्ल्यू इंटू डी, या फिर प्योर ग्लास ट्यूब के लिए 0.03 डिवाइड में आपके पास यहां पे डी होता है कि नहीं होता? नाउ आप डी को आप क्या कर दो, डबल कर दो, आप इसको डबल कर दो, तो एससी क्या हो जाएगा आपके पास यहां पर आधा हो जाएगा, तो यहां पर हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, हाफ होगा। अब तुमको अगर ये मालूम भी ना होता तो कैसे लगाते इसको? भाई कैपिलरी हाइट है पानी का ऊपर चढ़ना, जितनी कम जगह होगी उतना ज़्यादा चढ़ेगा, जितनी ज़्यादा जगह होगी उतना कम चढ़ेगा। आपने जगह को बढ़ा दिया, और अगर जगह को बढ़ा दिया तो आपके पास अनअफेक्टेड तो होगा ही नहीं, डबल कभी होगा ही नहीं, बढ़ कैसे जाएगा? तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, वो कम होता हुआ नजर आएगा, और कम में केवल एक ही ऑप्शन है हाफ, तो आपके पास आप आंसर वहाँ से भी दे सकते थे अगर आपको ये फॉर्मूला वहाँ पर मालूम ना होता तो। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास वहां पर अगला क्वेश्चन, यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट ऑफ अ सॉइल इज। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, बट इसके जो ऑप्शन है वो आपको डेविएट कर सकते हैं। आप बोलेंगे लेस देन 1 तो कभी होता नहीं है, इक्वल टू 1 आप हो सकता है टिक मार करके आगे चले जाएं, बट ये आंसर राइट नहीं होगा, क्योंकि केवल 1 के बराबर नहीं, 1 या 1 से ज्यादा यहां पर होता है, तो हम बोलते हैं कि इक्वल टू और ग्रेटर देन 1, तो आपके पास राइट आंसर यहां पर क्या होगा, डी। उसने क्वेश्चन में कोई सॉइल नहीं बोला है कि आप वहां पर रिजिड हो जाएं कि ये ग्रेटर देन 1 ही होगा, कि ये आपके पास यहां पर ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 ही होगा, नहीं, वो एक जनरल रेंज पूछ रहा है। तो जनरल रेंज आपके पास यहां पर जो देखने को मिलेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकती है। तो CU की वैल्यू आपके पास यहां पर इक्वल टू 1 होती है फॉर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल। CU इज ग्रेटर देन 4 होता है फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल, एंड CU इज ग्रेटर देन 6 होता है फॉर वेल ग्रेडेड सैंड। इसी के साथ अगर वो सीसी की वैल्यू को आपके पास यहां पर 1 से 3 के बीच में रखता है तो ये वेल ग्रेड सॉइल होगी, और अगर आपके पास इस रेंज के बियॉन्ड है तो वो पुअरली ग्रेड सॉइल होगी। इतनी टोटल मिला के यहां पर पिक्चर होती है। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में CU/CC का फॉर्मूला भी आप बता सकते थे, D60 बाई D10, और CC D30 स्क्वायर डिवाइड में D16 D10, ये भी आप वहां पर बोल सकते थे। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहां पर रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू। रिलेटिव डेंसिटी मतलब आपके पास यहां पर क्या, रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी इंडेक्स की बात यहां पर चल रही है। नाउ रिलेटिव डेंसिटी की आपके पास यहां पर जब इतनी बात चल रही है तो मैं कॉम्पैक्टेड डेंस सैंड के लिए वैल्यू कितनी होती है, 0.95 आपके पास यहां पर होती है, 1 से ज्यादा वैल्यू होती नहीं है। 0 से लेके 0.15 वेरी लूज सॉइल, 0.15 से 0.30 लूज सॉइल,
0.15 से 0.35 में लूज सॉइल, 0.35 से 0.65 आपके पास मीडियम डेंस, 0.65 से 0.85 डेंस, और 0.85 से आपके पास यहाँ पर 1 होता है वेरी डेंस, और कॉम्पैक्टेड डेंस एंड वेरी डेंस की कैटेगरी में आएगी। और राइट आंसर हमारे पास क्या होगा? राइट आंसर हमारे पास 0.95 होगा। गॉट इट? चल नाउ नेक्स्ट, इसका फॉर्मूला याद है कि नहीं है? आई डी इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर ई मैक्स माइनस ई नेचुरल अपॉन ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, मल्टीप्लाई में आपके पास 100 करेंगे तो हमारा यहाँ पर काम हो जाएगा। गॉट इट? गामा डी के रिस्पेक्ट में 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी नेचुरल अपॉन 1 अपॉन गामा डी मिनिमम माइनस 1 अपॉन गामा डी मैक्सिमम आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये आपके पास यहाँ पर इसको डिग्री ऑफ डेंसिटी भी बोलते हैं, डिग्री ऑफ डेंसनेस भी बोलते हैं, डेंसिटी इंडेक्स भी आपके पास यहाँ पर आप बोलते हैं। चलो अब नेक्स्ट आपके पास में रिलेशनशिप चाहिए आपके पास गामा डी के बीच में, एयर वॉइड के बीच में, वाटर कंटेंट और स्पेसिफिक ग्रेविटी के बीच में, और एक ऐसी लाइन जो रिलेशन बताती है गामा डी और डब्ल्यू में विथ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड है, उसको नाम दिया जाता है मेरे दोस्तों, क्या? उसको नाम दिया जाता है एयर वॉइड लाइन। क्या नाम दिया जाता है? एयर वॉइड लाइन। एयर वॉइड लाइन आपके पास यहाँ पर उसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन ए इंटू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू इंटू जी। ये आपके पास यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है। यहीं पर एक और लाइन होती है, वो कौन सी लाइन है? वो होती है आपके पास यहाँ पर सैचुरेशन लाइन। कौन सी लाइन होती है? सैचुरेशन लाइन। सैचुरेशन लाइन में भी आप गामा डी और डब्ल्यू के बीच में रिलेशन बताते हो विथ कांस्टेंट परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन। फॉर्मूला निकल के आता है गामा डी इज इक्वल टू जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होता है। ई की जगह आप यहाँ पर क्या लिख देते हैं? डब्ल्यू जी बाई आपके पास यहाँ पर एस लिख देते हैं। आपका काम हो जाता है, ये बन जाती है आपके पास वहां पर सैचुरेशन लाइन। ग्राफ में ये मिलती कहां पर है? ग्राफ में ये लाइन कहां मिलती है मेरे दोस्तों? जब आप किसी भी नॉर्मल डेटा के लिए ग्राफ ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल सॉइल के लिए आपके पास यहां पर ऐसे आएगा, बट जब आप एयर वॉइड लाइन और सैचुरेशन लाइन की बात करेंगे तो ये लाइन आपके पास यहां पर कुछ ऐसी जाती हुई दिखाई देती है। क्या ये बात समझ में आती है? इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहां पर आता है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 नापने का है अपने को। तो बताओ, सबसे पहले स्टोक्स ने क्या किया? स्टोक्स ने फ्लो थ्रू कैपिलरी क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, कंसिस्टेंसी लिमिट, और आपके पास यहाँ पर फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द सॉइल मास, वेलोसिटी ऑफ द सेटलिंग पार्टिकल। तो ए का आंसर हो गया आपके पास 1, बाकी अपने आप क्लियर हो गए। बी डार्सी आपके पास यहाँ पर बी का 5, ये क्या बता दिया? अच्छा ए का 1 नहीं, सॉरी ए का 5 है। ए का क्या है? 5। ए का आपके पास यहाँ पर 5 है। बी डार्सी का आपके पास यहाँ पर 4, बी का 4। सी का आपके पास यहाँ पर ये आता है फ्लो थ्रू कैपिलरी, और अटरबर्ग देते हैं कंसिस्टेंसी लिमिट। राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ए। जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप उसमें ना प्रिंसिपल को पढ़िए, आपके पास कॉन्सेप्ट को देखिए किस पर बेस्ड है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जहाँ जहाँ पर आप लिखा देखेंगे इज नोन एज, इज टर्म्ड एज, वहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। इस बात का आपको याद रखना है। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कौन सा क्वेश्चन है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन द सॉइल मास देन द वैल्यू ऑफ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो। बोलता है कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड बराबर हो जाए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के, वॉल्यूम ऑफ वॉइड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के बराबर हो जाए, तब आपके पास ई की वैल्यू क्या होगी? ई होता है वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, तो ये हो जाएगा 1। और ई अगर 1 हो गया तो ई इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई होता है, एन इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई, 1 अपॉन 1 प्लस 1 होता है 1/2, 0.5। ये क्वेश्चन में दम नहीं है कुछ, बट लैंग्वेज आपको घुमा सकती है, तो आपके पास यहाँ पर चीज़ें पूछ सकता है ना। पोरोसिटी आपके पास कितनी हो गई? 0.1, और वॉइड रेशियो कितना हो गया? 1, तो 0.5 एंड 1 आपके पास यहाँ पर क्या हो गया? राइट आंसर हमको यहाँ पर देखने को मिल गया। सी इज द राइट आंसर। सी आपके पास यहाँ पर क्या है? सी आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। चलो आपके पास यहाँ पर और आगे चला जाए, करें स्टार्ट। नाउ आपके पास यहाँ पर नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर देखा जाए तो हम कहाँ पर पहुँचेंगे? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि क्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ एक्वीफर, एक्वीफ्यूज, एक्वीटार्ड, एक्वीक्लूड। इतनी चीजें आपके पास वहां पर बात यहां पर चल रही है, सो सुनिएगा। एक्वीक्लूड पोरस तो पोरस नहीं है, सॉरी बहुत ज्यादा पोरस है बट परमेबल नहीं है। एक्वीक्लूड ना तो पोरस है ना तो परमेबल है। एक्वीफर पोरस भी देखने को मिलेगा, परमेबल भी देखने को मिलेगा। एक्वीटार्ड थोड़ा सा पोरस थोड़ा सा परमेबल। एक्वीफर कन्फाइंड, अनकन्फाइंड, पर्ज्ड।
एक्वीटार्ड का एग्जाम्पल होता है आपके पास यहाँ पर सैंडी क्ले, आपके पास क्ले होता है एक्वीक्लूड का एग्जाम्पल, और ग्रेनाइट रॉक आपके पास होता है एक्वीफ्यूज का एग्जाम्पल। राइट आंसर आपके पास क्ले के रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा? राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्ले के रिस्पेक्ट में कौन हो जाएगा? एक्वीक्लूड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर डेंसिटी इंडेक्स फॉर अ नेचुरल सॉइल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस। डेंसिटी इंडेक्स से हम क्या बताते हैं? परसेंटेज वॉइड नो, शियर स्ट्रेंथ नो, स्पेसिफिक ग्रेविटी नो, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस यस। हम ये बताते हैं कि आखिरकार डेंसिटी इंडेक्स में डिग्री ऑफ पैकिंग कैसी है पार्टिकल के बीच में, पार्टिकल एक दूसरे से अटैच कितना दिख रहे हैं, ये हम आपके पास वहां पर किस में बताते हैं? ये हम आपके पास वहां पर डेंसिटी इंडेक्स में बताते हैं, जिसमें आप यहां पर रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस की बात करते हैं। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट। डेंसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला पहले देखा हुआ था। सॉइल बोलता है कि लिक्विड लिमिट दी हुई है, प्लास्टिक लिमिट दी हुई है, श्रिंकेज लिमिट दी हुई है और नेचुरल मॉइस्चर कंटेंट दिया हुआ है। लिक्विडिटी इंडेक्स आपके पास पूछता है। तो जब आपको ये समझाया था या जब आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा, इसको याद करने के लिए तरीका बताया था। एक होता है कंसिस्टेंसी इंडेक्स और एक होता है लिक्विडिटी इंडेक्स। जब आप कंसिस्टेंसी इंडेक्स की बात करते हैं और लिक्विडिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो दोनों के नीचे WL माइनस WP और यहां पर भी आपके पास WL माइनस WP आता है ना। ऊपर आपके पास लिक्विडिटी में लिक्विड को उड़ा के आपके पास यहाँ पे W माइनस WP लिख देते हैं और यहाँ पर आता है WL माइनस W, यहाँ पे निकल के आता है। जब आप यहाँ पर बात करेंगे लिक्विडिटी इंडेक्स को निकालने की तो देखो वैल्यू यहाँ पर आपके पास नेचुरल वाटर कंटेंट कितना दिया है? 50 दिया है। प्लास्टिक का लिमिट कितना दिया है आपके पास? वहाँ पर 35 दिया है। लिक्विड लिमिट आपके पास कितना दिया है? 60 दिया है। ये 35 हुआ, ऊपर आपके पास 15 आया, नीचे 25 आया, तीन आपके पास 3 गया, 5 गया, 3/5 0.6 हमारे पास राइट आंसर हो गया। अब यहीं पर अगर कंसिस्टेंसी इंडेक्स चाहिए होता तब क्या करते? तब आपके पास वहां पर IC प्लस IL इज इक्वल टू कितना हो जाता? 1। तो IC की वैल्यू निकल के आ जाती 0.4। तो इस तरीके से आपको वहां पर कैलकुलेशन करना है। तो अब याद कैसे रखेंगे? आप ऐसे याद रखिए कि लिक्विडिटी इंडेक्स में लिक्विड लिमिट को उड़ा के ही वो नेचुरल वाटर कंटेंट लिखते हैं। नीचे तो दोनों में WL माइनस WP होता है। गॉट इट? साथ में आपको रिलेशन यहां से क्या मिल जाता है? रिलेशन आप याद रखना, IC प्लस IL दैट इज इक्वल टू आपके पास क्या रिलेशन आता है? IC प्लस IL दैट इज इक्वल टू 1 रिलेशन हमारे पास यहां पर आता है। ये आपके पास कंसिस्टेंसी लिमिट के चैप्टर से हमको वहां पर देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन, When shear test is used to find out shear strength of। When shear test किसके लिए होता है? When shear test में आपके पास ऐसे ब्लेड होते हैं, ऐसे ब्लेड को डिप करोगे। ये बताओ कि अगर तुमने सैंडी सॉइल या ग्रेवली सॉइल में आपके पास डिप किया और उसके बाद तुमने उसको हैंडल को धक्का मारा, क्या वो घूमेगा? क्या नहीं घूमेगा। वो किस में घूमेगा? वो सॉफ्ट सॉइल में घूमेगा। सॉफ्ट सॉइल कौन सी होगी? आपके पास यहाँ पर क्ले सॉइल आपके पास वहां पर होगी। तो राइट आंसर आपके पास क्ले सॉइल होगा। गवर्नमेंट आंसर D मत लगा देना, ये आपके पास हर जगह सही नहीं होता। गॉट इट? चल नाउ नेक्स्ट आपके पास में द शियर स्ट्रेंथ इन प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले इज ड्यू टू। प्लास्टिक अनड्रेन्ड क्ले की बात यहां पर चल रही है। क्ले को शियर स्ट्रेंथ किससे मिलती है? कोहेजन से मिलती है। सैंड को किससे मिलती है? फ्रिक्शन से मिलती है। सिल्ट को किससे मिलती है? दोनों से मिलती है। तो ये आपके पास शियर स्ट्रेंथ के टॉपिक में आपको यहां पर पढ़ने को होता है कि आखिरकार शियर स्ट्रेंथ किस सॉइल को किससे मिलती है। क्वेश्चन में क्ले पूछा गया था, हमने जिक्र किया सैंड का, हमने जिक्र किया सिल्ट का। और कोई पूछे ग्रेवल को किससे मिलती है तो क्या जवाब दोगे? उसमें बताना इंटरलॉकिंग। क्या बताओगे? इंटरलॉकिंग। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन आपके पास यहां पर ये रहा। The coefficient of gradation and the coefficient of uniformity of a soil sample is 1 and 4. Ratio of effective size म्हणजे D10 आपके पास यहाँ पे 30% to the diameter through which 30% of the soil mass is passed, मतलब 30% final मतलब D30. So what you have to calculate? You have to calculate the value of D10 by D30. Now what he has given in the question? He has given in the question 1 CU is equal to 1. Now CU is equal to your D60 by D10, that is equal to 1. So it is going to be equal D60 is equal to 1 या फिर D60 is equal to D10 ये दिया था। और साथ में अच्छा कोफिशिएंट ऑफ ग्रेडेशन 1 दिया था, ये तो 4 दिया था अपने पास। ये कितना दिया था? 4। ये 4, तो यहाँ से कितना हो गया? 4। नाउ CC कितना दिया है? 1। CC क्या हो जाएगा? D30 स्क्वायर डिवाइड में D60
D60 की वैल्यू पुट कर दी, D10, एक D10 पहले से हुआ, तो ये हो गया आपका D30 स्क्वायर डिवाइड में D10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 4। तो अल्टीमेटली D30 बाई D10 ये आपके पास यहाँ पर आएगा 2, तो हमको चाहिए इसका उल्टा, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, और 1/2 आपके पास, तो यहाँ पर 0.5 आएगा। ये आंसर इन्होंने कैसे दे दिया, D10 अपॉन D30। कहीं कुछ गड़बड़ किया क्या हमने? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी दिया है 4, CU का वैल्यू 4, D60 बाई D10 4, तो D60 इज इक्वल टू 4D10 आ गया, कोई बात नहीं। CC का वैल्यू 1, D30 स्क्वायर डिवाइड में D60 इंटू D10, D60 आपका 4D10, D10 स्क्वायर 4 गया उधर, D30 बाई D10 आया आपके पास यहाँ पर कितना, 2 आ जाएगा, तो D10 बाई D30 कितना आ जाएगा, ये तो आपके पास वहाँ पर आना चाहिए था 1/2, 1/2 तो इन्होंने ऑप्शन में नहीं दिया, तो फिर ये गलत पूछ लिए होंगे, इन्होंने D30 बाई D10 का वैल्यू दे दिया 2, तो आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, इस क्वेश्चन का आंसर 0.5 आएगा। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास वहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। सरफेस एरिया पूछा है, सरफेस एरिया तो भैया जिसका जितना बड़ा शरीर उतना सरफेस एरिया, बट स्पेसिफिक सरफेस एरिया उल्टा होता है। स्पेसिफिक सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, क्या होगा, सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक सरफेस एरिया और सरफेस एरिया जस्ट अपोजिट हैं। क्वेश्चन में जो पूछा है उसको जवाब दो, नो डाउट क्वेश्चन बनाने वाला पगला गया होगा। ये हालांकि SSC JEE का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। आपके पास यहाँ पर अगर वो स्पेसिफिक सरफेस एरिया होता तो क्वेश्चन मज़ेदार हो जाता। तो आपके पास सबसे ज़्यादा सरफेस एरिया किसका होगा, आपके पास सबसे ज़्यादा, देखो इसने जो ऑप्शन दिए हैं ना उस हिसाब से इसने ऑप्शन किसके दिए हैं, सरफेस एरिया के ऑप्शन नहीं दिए हैं। यहाँ पर इसने ऑप्शन किसके दिए हैं, स्पेसिफिक सरफेस एरिया। पार्टिकल जितना ज़्यादा छोटा होता है उतना ज़्यादा स्पेसिफिक सरफेस एरिया उसका वहाँ पर होता है। तो सबसे छोटा पार्टिकल कौन है, सबसे बड़ा पार्टिकल कौन, सबसे बड़ा पार्टिकल है ग्रेवल। उससे छोटा कौन, सैंड। उससे छोटा कौन, सिल्ट। उससे छोटा कौन, क्ले। और क्ले से छोटा आपके पास यहाँ पर कौन होता है, कोलाइड्स। कोलाइड्स का साइज मालूम है, कोलाइड्स का साइज होता है 10⁻³ से 10⁻6 mm के रेंज में होता है। इज दैट क्लियर? तो कोलाइड अगर सबसे छोटा है तो कोलाइड का सबसे बड़ा आपके पास यहाँ पर स्पेसिफिक सरफेस एरिया होगा, फिर क्ले होगा, फिर सिल्ट होगा, फिर सैंड होगा। तो राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर सी होगा। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट आपके पास वहाँ पर और आगे देखते हैं। और आगे जब हम आपके पास यहाँ पर चलते हैं तो हमको और क्या देखने को मिलता है। यस, ऑल गुड ना, यस ऑल गुड। नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द रिलेटिव कॉम्पैक्शन। नाउ रिलेटिव कॉम्पैक्शन आपके पास में रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव कॉम्पैक्शन, देखना ध्यान से। रिलेटिव कॉम्पैक्शन क्या है कि भैया फील्ड में गए, कॉम्पैक्ट करवाया, गामा डी फील्ड का मिलेगा। लैब में आए, स्टैंडर्ड थ्योरेटिकल वैल्यू निकाली मैक्सिमम इसकी, वो आपके पास में इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, रिलेटिव कॉम्पैक्शन। तो गामा डी मैक्सिमम एट लैब, गामा डी फील्ड ऊपर, पहला आंसर राइट हो गया, खत्म कहानी। और क्या, पहला आंसर राइट हो गया। इसके बारे में एग्जाम में भी देता है क्वेश्चन, बोलेगा कि लैब में टेस्ट करवाए थे तो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी 20 मिली थी, और आपके पास यहाँ पर इस तरह करवाए, ये अपने पास फील्ड में जाकर करवाए तो मिला 16, बताओ रिलेटिव कॉम्पैक्शन, तो 16/20 करके आंसर निकाल दोगे। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ये आपके पास यहाँ पर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर। पिक्नोमीटर की मदद से क्या निकालते हो भाई? सबसे पहले आती है वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने की मेथड। ध्यान से सुनना। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन द लैब, ओवन ड्राई मेथड। मोस्ट एक्यूरेट मेथड इन द फील्ड, सैंड बाथ मेथड। कौन सी मेथड में आपके पास जी स्पेसिफिक ग्रेविटी चाहिए, आपके पास पिक्नोमीटर में चाहिए। इसके अलावा आपके पास यहाँ पर एल्कोहल का इस्तेमाल किस में करते हो, एल्कोहल मेथड में करते हो। इंफ्रारेड रेस का इस्तेमाल किस में करते हो, आपके पास वहाँ पे टॉर्जन बैलेंस मीटर मेथड में करते हो। आपके पास रेडियो एक्टिव मटेरियल का इस्तेमाल किस में करते हो, आपके पास यहाँ पर करते हो आप रेडिएशन मेथड में इस्तेमाल। इज दैट क्लियर?
जब आपको बोलेगा स्पेसिफिक ग्रेविटी डिटरमाइन करने की मेथड बताओ, तब भी ये डेंसिटी बॉटल मेथड बताओगे, फ्लास्क मेथड बताओगे और पिक्नोमीटर आपके पास वहां पर बताओगे। वो बोलेगा इन सितु डेंसिटी को डिटरमाइन करने की मेथड बताओ, तो आपके पास वहां पर कोर कटर बताओगे, सैंड रिप्लेसमेंट बताओगे, वाटर डिस्प्लेसमेंट बताओगे और वाटर बलून मेथड बताओगे। इतनी बात यहां पर होती है। क्वेश्चन में पूछा था कि पिक्नोमीटर से क्या निकालेंगे, तो आपके पास ड्राई डेंसिटी नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी यस, ड्राई डेंसिटी नहीं, वाटर रेशियो नहीं, वाटर कंटेंट नहीं, आप वाटर कंटेंट यस, वाटर कंटेंट यस, स्पेसिफिक ग्रेविटी यस, वाटर कंटेंट यस, वाइड रेशियो नहीं। राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, सी हमारे पास राइट आंसर होगा। पिक्नोमीटर आपके पास यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर, याद है ना, 4 डायग्राम बनते हैं W1 W2 W3 W4, 2 -1 डिवाइड में 3 -4 इंटू G -1 डिवाइड में G और पूरे का -1। गॉट इट। ये हमारे पास वहाँ पर वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला था। यहीं पर आपके पास ये क्या है, W1 ये है, W2 ये है, W3 ये है, W4। स्पेसिफिक ग्रेविटी का भी फॉर्मूला आता है 2 -1 डिवाइड में 2 -1 -3 -4, ऐसा फॉर्मूला आपको निकल के आता है। ये 1 2 3 4 आपके पास यहाँ पर वजन है जो कि आपने टेस्टिंग में इस्तेमाल किए हैं। इतनी आपके पास यहाँ पर बात है। चलो अगला, The flow over length of 50 meter had lost 6 meter occurred due to seepage. Hydraulic gradient. Hydraulic gradient क्या होता है, head loss per unit length होता है, head loss 6 है, length 50 है, कर दो आपके पास यहाँ पर, तो ये चला जाएगा आपके पास यहाँ पर 1, ये आएगा आपके पास में 1 2 0.12, क्या आपके पास अगर कुछ दिया है तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा। भाई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो हेड लॉस पर यूनिट, तो हेड लॉस दिया था 6 मीटर, लेंथ दी थी आपके पास 50 मीटर, 6/50 को तोड़ दिया तो आपके पास यहाँ पर क्या मिलेगा, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट मिल जाएगा और जिसकी यूनिट आपके पास होगी 0.12। गॉट इट। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग apparatus इज यूज्ड टू मेजर द लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल। लिक्विड लिमिट ऑफ द सॉइल, एक तो होता है कोन पेनिट्रेशन टेस्ट और एक होता है आपका कैसाग्रांडे एपरेटस। कौन सा एपरेटस होता है, कैसाग्रांडे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैसाग्रांडे एपरेटस हो जाएगा। नाउ कैसाग्रांडे एपरेटस के बारे में जब आप ग्रूव के साइज की बात करते हैं तो 2 mm होता है, हाइट ऑफ द फॉल 1 सेंटीमीटर होता है, नंबर ऑफ ब्लो आपके पास 25 लगते हैं। कौन सी सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो आप 425 माइक्रोन से पास होकर आती है उसका इस्तेमाल करते हैं टेस्टिंग के लिए। तो हाइट ऑफ द फॉल 1 सेंटीमीटर, ग्रूव का साइज आपके पास यहाँ पे 2 mm, नंबर ऑफ ब्लो आपके पास वहां पे 25 और 425 आपके पास माइक्रोन से निकलने वाली सीव को आप लिक्विड लिमिट टेस्ट में यहां पर इंक्लूड करते हैं। इसके लिए डायरेक्टली फॉर्मूले भी आते हैं। इसका रिजल्ट आप फ्लो इंडेक्स के फॉर्म में वहां पर आप दिखाते हैं, एंड फ्लो इंडेक्स होता है आपका W1 - W2 डिवाइड में log N2 डिवाइड में N1। इज दैट क्लियर। अगर आपके पास यहाँ पर आपको रिटन में चाहिए, बोर्ड में सारी चीज़ की मैं एक एक चीज़ लिखूँ, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, हालांकि मैं लिख सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ लगता है या आपको चाहिए कि वीडियो में कुछ और चीज़ आपको वहाँ पे लगती है तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा और कमेंट आपके पास वहाँ पर जरूर कर दीजिएगा। अच्छा लगता है तो ही लाइक करिएगा। आपके पास यहाँ पर चैनल आपके पास यहाँ पर ओपन किया है तो सब मार्केटिंग करते हैं, हमको भी करनी पड़ जाती है, तो हमको ही बोलना पड़ता है कि अगर आपको लगे तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके काम का कंटेंट आपको मिले तो ही सब्सक्राइब करिएगा, काम का कंटेंट ना मिले बिल्कुल सब्सक्राइब मत करिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम मार्केटिंग स्टंट बिल्कुल नहीं करेंगे, हम टू द पॉइंट बात करेंगे जिससे आपका एग्जाम निकले। मार्केटिंग आपके पास यहाँ पर ये सब चलता रहेगा जो भी है, बट आप इसको तभी सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को मेरे दोस्तों जब आपको लगे कि ये आपके लिए यूजफुल है, अदरवाइज आपके पास मत करिएगा। सीधी बात, आप इंजीनियर हैं, आपको कोई बहला फुसला के तो आपके पास यहाँ पर आपसे कुछ काम नहीं करवा सकता, ठीक है ना। तो आपके मतलब का कंटेंट मिले तो आप यहाँ पे रुकिएगा, मतलब का कंटेंट ना मिले आप यहाँ से चले जाइएगा, ये आपके पास है। अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट मत करिएगा। इज दैट क्लियर। हम पूरी कोशिश करेंगे कि पूरा दिल जान लगा दें आपके पास वहाँ पर आपके सिलेक्शन के लिए, और म्यूचुअल आपके पास यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट है, आपका सिलेक्शन होगा हमारा फ़ायदा होगा, दैट्स इट। इज दैट क्लियर। तो इतनी बात होती है। तो हम इस क्षेत्र में काम करेंगे कि हम जितना क्वालिटी आपको दे सके हम उतनी क्वालिटी प्रोवाइड कराएंगे, और बाकी आपके ऊपर है। बट हाँ, पढ़िए ज़रूर, कैसे भी पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, कुछ भी करिए, बट पढ़िए ज़रूर, टाइम वेस्ट मत करिएगा बस, ठीक है। चलो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज।
विच ऑफ द पार्टिकल रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ पार्टिकल साइज रेंज। पार्टिकल साइज रेंज का पता आप किससे लगाओगे? अच्छा, पार्टिकल साइज रेंज का कौन रिप्रेजेंट करता है? तो रिलेटिव इंडेक्स तो आपको डेंसिटी बताता है, फाइननेस आपके पास वहां पर उसके ग्रेडेशन को बताता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। आपके पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी पार्टिकल साइज रेंज को यहाँ पर बताती है। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? बी विल बी द राइट आंसर। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल टू कंबाइन द सिलिका गिब्साइड सीट इन केओलिनाइट क्ले मिनरल। अब देखो तीन टाइप के मिनरल, वे क्ले मिनरलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान, और 2 मिनट के अंदर पूरा रिवाइज हो जाएगा। एक होती है गिब्साइड सीट, एक होती है सिलिका सीट। सिलिका सीट के सेंटर पे सिलिका, गिब्साइड सीट के सेंटर पे एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। यहाँ पर होते हैं 6 ऑक्सीजन, यहाँ पर होते हैं 4 ऑक्सीजन। यहाँ पर बनती है आपके पास यहाँ पर कैसी है, आपके पास यहाँ पर टेट्राहाइड्रल यूनिट, यहाँ पर बनती है आपके पास में ऑक्टाहाइड्रल यूनिट। नेट चार्ज ऑन द गिब्साइड सीट -1, नेट चार्ज ऑन द सिलिका सीट -1, नेट चार्ज ऑन द गिब्साइड सीट +1। गिब्साइड सीट को आपके पास यहाँ पर दिखाते हैं किससे? आपके पास गिब्साइड सीट को दिखाते हैं रेक्टेंगल से, और सिलिका सीट को दिखाते हैं ट्रेपेजियम से। नाउ एक सिलिका एक गिब्साइड आपके पास वहां पर बना तो केओलिनाइट, आपके पास यहाँ पर 2 सिलिका एक गिब्साइड तो एलाइट, और 2 सिलिका एक गिब्साइड तो मोंटमॉडलोनाइट। यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट जुड़ी होती हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से, एलाइट में जुड़ी होती हैं आयनिक बॉन्ड या पोटेशियम बॉन्ड से, और यहाँ पर जुड़ी होती हैं वाटर बॉन्ड से। वाटर बॉन्ड सबसे कमज़ोर होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे मजबूत होता है। इसीलिए आपके पास, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए कंप्रेसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है, और कंप्रेसिबिलिटी, सेंसिटिविटी, एक्टिविटी यहाँ पर सबसे कम होती है। पार्टिकल साइज की आप यहाँ पर बात करें और आप परमिबिलिटी की बात करें, वो यहाँ पर कम होता है। पार्टिकल साइज और परमिबिलिटी आपके पास यहाँ पर ज़्यादा होता है। ये टोटल मिला के पिक्चर है। आपके पास मोंटमॉडलोनाइट का एक और नाम आपके पास यहाँ पर स्मैग्माटाइट होता है। एलाइट के जब सेंटर में आपके पास ये गिब्साइड के जब सेंटर में आपके पास यहाँ पर मैग्नीशियम होता है तो उसको ब्रूसाइड बोलते हैं, जब आयरन होता है तो उसको फेराइट बोलते हैं। अदरवाइज नॉर्मल नाम गिब्साइड भी मार्केट में यहाँ पर चलता है। इसके अलावा जब आप केओलिनाइट की बात करते हैं तो इसके चाचा का लड़का आपके पास यहाँ पर एक होता है, और उसका नाम है आपके पास वहाँ पर हेलोसाइट। हेलोसाइट को अगर आप यहाँ पर एयर फ्राई कर देंगे तो आपके पास वो कन्वर्ट हो जाता है केओलिनाइट में, क्योंकि हेलोसाइट के जो फैमिली मेंबर होते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, उसके बीच में जो बॉन्ड होता है वो वाटर बॉन्ड होता है। ये टोटल मिला के पिक्चर है। एक लास्ट डेटा आपके पास एक्टिविटी का वैल्यू, तो इसकी एक्टिविटी सबसे कम होती है 0.35 से 0.5, आयनिक में आपके पास 0.5 से 1, और इसकी होती है 1 to 4, बट मोंटमॉडलोनाइट के लिए वैल्यू 7.2 के आसपास जाती है। क्वेश्चन में पूछा था कि केओलिनाइट में कौन सा बॉन्ड होता है, तो केओलिनाइट में आपके पास यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। चलो नाउ नेक्स्ट, कैसाग्रांडे apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत उठाए हैं ना, 80 के आसपास में है, सारा जियोटेक कवर हो जाएगा। कैसाग्रांडे apparatus इज यूज्ड टू डिटरमाइन। अभी बताओ काहे के लिए लिया था? लिक्विड लिमिट के लिए लिया था, देख पा रहे हो। प्लास्टिक के लिए 3 mm डायमीटर के थ्रेड के सरफेस पे क्रैक देखा था। श्रिंकेज लिमिट के लिए वॉल्यूम चेंज इंडिकेटर होता है, जहां से वॉल्यूम चेंज हो वही आपके पास श्रिंकेज लिमिट है। और शियर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल के लिए मोहर कुलाम थ्योरी, ट्रायक्सियल टेस्ट, डायरेक्ट शियर टेस्ट अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। चलो आपके पास वहां पे अगला क्वेश्चन, Which of the following parameter is determined by triaxial test? Again triaxial test। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का पता नहीं लगाते। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाप्लास इक्वेशन वगैरह से रिलेट करता है। परमिबिलिटी आपका डार्सी लॉ से रिलेट करता है। ग्रेन साइज कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी से, और आपके पास सेडिमेंटेशन एनालिसिस सी एनालिसिस से रिलेट करता है। और आपके पास ट्राई एक्सियल टेस्ट किससे रिलेट करता है? शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर से रिलेट करता है। शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर किसको बोलते हैं? सी एंड फाई को। कोहेजन और फ्रिक्शन एंगल को हम यहाँ पर शियर स्ट्रेंथ पैरामीटर बोलते हैं, जिसको हमको निकालना होता है। नेक्स्ट, ऑन ग्रेडिंग कर्व द गैप ग्रेडिंग इज रिप्रेजेंटेड बाय गैप ग्रेडिंग। नाउ वर्टिकल लाइन आपके पास यहाँ पर कौन सी ग्रेडिंग के लिए होती है? ये होती है यूनिफॉर्मली के लिए। नॉर्थ वेस्ट इंक्लाइन लाइन, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, एस शेप आपके पास यहाँ पर बोलना चाहिए। इसको बोलते हैं आपके पास यहाँ पर वेल ग्रेडेड सॉइल। अगर आपके पास कुछ ऐसा है कि स्टीप स्लोप आपको देखने को मिले तो दैट इज योर पुअरली ग्रेडेड सॉइल, और अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन देखने को मिले मतलब वो आपके पास क्या होती है? वो आपके पास गैप ग्रेडिंग होती है। तो राइट आंसर गैप ग्रेडिंग का क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में,
इफ द वॉइड रेशियो एंड डिस्चार्ज वेलोसिटी दी है, वॉइड रेशियो ई का वैल्यू दिया है कितना 0.5 और डिस्चार्ज वेलोसिटी आपके पास v इज इक्वल टू दी है 6 × 10⁻⁻7 मीटर पर सेकेंड, तो बोलता है सीपेज वेलोसिटी निकालो। सीपेज वेलोसिटी का रिलेशन है v डिवाइड में vs दैट इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका e/1 + c। v की वैल्यू दी है आपको 6 × 10⁻⁷, vs की वैल्यू आपको निकालनी है, e की वैल्यू दी है 0.5, तो यहाँ पे नीचे आएगा 1.5। यहाँ से आप तोड़ेंगे तो ये आएगा आपका 1/3 और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18। राइट आंसर होगा 18 × 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। समझा? ये कॉन्सेप्ट है आपके पास डार्सी लॉ का। जब आप वहां पर रिलेशन निकालते हैं v डिवाइड में vs दैट इज इक्वल टू n का, v डिवाइड में vs दैट इज इक्वल टू n का, आपके पास n इज इक्वल टू e/1 + c आप दिखाते हैं, v की वैल्यू दिखाते हैं, vs निकालना है, e की वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल देते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आपके पास यहीं पर डार्सी लॉ के लिए लैमिनार फ्लो है, सैचुरेटेड सॉइल मास है, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट है, तो उसको आप हटा दो तो k आ जाता है। इसी से एक और रिलेशन बनता है जो आपके कई बार WID वगैरह में भी क्वेश्चन पूछा गया था, k डिवाइड में kp दैट इज इक्वल टू n होता है। k इज कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी एंड kp इज इक्वल टू योर कोफिशिएंट ऑफ परकोलेशन। इतनी आपके पास यहाँ पर पिक्चर आती है, ये आपके पास यहाँ पर इससे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। चलो आपके पास वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो ग्रेन साइज मीडियम ग्रेन सैंड का कहाँ पर होता है, सारा बता देते हैं। देखो ग्रेवल में जब आपके पास यहाँ पर होती हैं तो दो होती हैं, एक होती है कोर्स ग्रेवल, एक होती है फाइन ग्रेवल। जब आप सैंड में बात करते हैं तो सैंड में होती हैं आपके पास तीन, फाइन सैंड, मीडियम सैंड और आपके पास कोर्स सैंड। जब आप सिल्ट की बात करते हैं तो सिल्ट में भी आपके पास यहाँ पर तीन आती हैं, कोर्स आपके पास यहाँ पर मीडियम और फाइन, और चौथी आपके पास वहाँ पर आती है क्ले सॉइल। नाउ क्ले का साइज होता है लेस देन 0.002 mm, 000 नहीं होता, याद रखना। नाउ आपके पास फाइन सिल्ट 0.002 से 0.01 mm, नाउ 0.01 mm से लेके 0.02 mm, और कोर सिल्ट की बात करो तो 0.02 से 0.075 mm। फाइन सैंड आपकी 0.075 से होती है 0.425 mm, ये होती है 0.425 से आपके पास 2 mm, और ये होती है 2 से लेके 4.75 mm। ये होता है 4.75 से आपके पास 80 mm, ये होता है आपका 80 से लेके 300 mm। इस तरीके से कहानी पिक्चर चलती है। हमको क्वेश्चन ने पूछा है मीडियम सैंड का साइज है, तो सैंड आपके पास यहाँ पर ये रही, मीडियम ये रही 0.425 से लेके आपके पास यहाँ पर 0.425 से लेके आपके पास 2 mm। देखो ये ऐसे दिया है, 2 से लेके 0.425 दिया है। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर बी हो जाएगा। चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर। भाई जब जब डायरेक्ट बात आता है राइट आंसर ड्रिफ्ट होता है, इनडायरेक्ट आपके राइट आंसर आपके पास स्टिल होता है। इनडायरेक्ट बोलता तो राइट आंसर ड्रिफ्ट होता। तालूज आपके पास यहाँ पर कोलुवियल सॉइल को बोलते हैं, तालूज आपके पास ग्रेविटी की वजह से आती है। और लोएस आपके पास यूनिफॉर्मली ग्रेडेड फाइन ग्रेन्ड विंड ब्लोन सॉइल है, हवा उड़ा के लाए उस सॉइल को बोलते हैं इयोलियन। उसी में अगर एक जैसी छोटी सॉइल मिलेगी तो आप उसको वहां पे नाम देते हैं लोएस। गॉट इट? चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूनिट वेट आपके पास यहां पर दिया है, वाटर कंटेंट दिया है, गामा डी निकालो। जब तक निकाल के बताओगे तब तक मैं बताता हूं। एस इज इक्वल टू WG होता है। गामा डी के दो फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी गामा W अपॉन 1 प्लस ई, और एक और फॉर्मूला है आपके पास यहाँ पर गामा बल्क अपॉन 1 प्लस W। ठीक, इसके अलावा गामा सैचुरेट का फॉर्मूला होता है G प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई इंटू गामा W, और एक होता है गामा सबमर्ज दैट इज G माइनस 1 अपॉन 1 प्लस ई इंटू आपके पास वहाँ पर गामा W। ये बातें यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर है। हमको दिया था आपके पास वाटर कंटेंट और दिया था यूनिट वेट है, और गामा डी पूछ रहा था, तो गामा डी इज इक्वल टू गामा बल्क वाला फॉर्मूला लगा दो। 20 अपॉन आपके पास 1 प्लस 0.18 आ जाएगा, 20 अपॉन 1.18 यहाँ पर आ जाएगा। और जब आप यहाँ पर इसको करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 बार तो आपके पास जाएगा नहीं, तो ये तो हो गया गलत। नाउ आपके पास यहाँ पर ऐसे करो 118, और यहाँ पर कितने 2 0 आ जाएंगे, तो ऐसे हो जाएगा ये 118 1 जा 1, तो 118 आया, ये आया 2, 9 में से गया 8, ये आपके पास यहाँ पर हुआ 0। अब आपके पास यहाँ पर कितना हो जाएगा 11, 8 बार जाएगा नहीं, तो क्या ये आपके पास 6 बार जाएगा? यस, तो 16 के आसपास आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? 16.94 आपके पास वहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलो अगला,
अ सॉइल सैंपल विद स्पेसिफिक ग्रेविटी 3, मास स्पेसिफिक ग्रेविटी 2, सॉइल को ड्राई एज्यूम करो, वॉइड रेशियो क्या होगा? फॉर्मूला आपके पास gm इज इक्वल टू क्या होता है? gs इंटू 1 माइनस n होता है। हमको चाहिए E, तो हम बोल सकते हैं gm इज इक्वल टू g अपॉन 1 प्लस ई, क्योंकि हम जानते हैं 1 माइनस n इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस ई यहाँ पर होता है। तो हम यहाँ पर वैल्यू रख दो, gm मास कितना है? 2, ये कितनी है? 3, 1 प्लस ई आपके पास यहाँ पर, सो 1 प्लस ई कितना हो जाएगा? 1.5, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0.5। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए विल बी द राइट आंसर। इतनी कुल मिला के पिक्चर आपके पास वहाँ पर आपको देखने को मिलती है। ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट लैब, अभी बोला था लैब के लिए अभी रिवीजन करवाया था। ओवन ड्राइंग मेथड हमारे पास है। एक मेथड का जिक्र करना भूल गए थे, कैल्शियम कार्बाइड मेथड, क्विक मेथड आपके पास वहां पर होती है। और जो क्विक मेथड आपके पास यहां पर है उसमें आप CaC2 एसिटिलीन गैस बनती है, इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट, द डायमीटर ऑफ द सी वी यूज्ड फॉर फाइंडिंग लिक्विड लिमिट, अभी लिक्विड लिमिट समझाया था और बोला था कि इसके लिए किस सॉइल का इस्तेमाल करते हैं, जो 425 माइक्रोन से आपके पास यहाँ पे निकल जाती है। गॉट इट? नेक्स्ट, टाइप ऑफ द टेस्ट को बताना है। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। वैन सीयर टेस्ट, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल। प्रॉक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन मेरे दोस्तों। बताओ हाइड्रोमीटर आपके पास यहाँ पर, स्टैंडर्ड पेंट्रेशन, बिरे, हाइड्रोमीटर आपका ग्रेन साइज हो गया। ए का 3 चाहिए, ए का 3, ए का 3। बी का आपके पास यहाँ पर 1 चाहिए, बी का 1, बी का 1। सी का आपके पास 4 चाहिए, सी का 4, और डी का आपके पास वहाँ पे 2। राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी मेरे दोस्तों। इज दैट क्लियर? चलो नाउ नेक्स्ट आपके पास में, विच सॉइल कैन नॉट अचीव द प्लास्टिक स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी, कौन सी सॉइल प्लास्टिक स्टेज नहीं कर सकती? सिल्ट में हो सकता है, फाइन ग्रेन्ड हो सकता है, क्ले हो सकता है, कोर्स ग्रेन्ड आपके पास नहीं करेगी, इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? कोर्स। क्या कभी आपने सैंड के खिलौने बनाए हैं? नहीं, कंसिस्टेंसी है ही नहीं, बनाओगे कैसे? गॉट इट? तो आपके पास जितनी बड़ी सॉइल, सैंड लिखता तो भी राइट आंसर होता। चलो नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ डेंसिटी बॉटल? 3 मेथड होते हैं। एक होता है आपके पास वहां पर पिक्नोमीटर मेथड, कौन सा होता है? पिक्नोमीटर। दूसरा आपके पास यहां पर होता है कौन सा? डेंसिटी बॉटल मेथड। ये सब आपके पास स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालने के हैं। डेंसिटी बॉटल मेथड के अलावा एक आता है आपके पास वहां पर फ्लास्क मेथड। फ्लास्क का वॉल्यूम होता है 500 ml, डेंसिटी बॉटल का वॉल्यूम होता है आपके पास वहां पर 50 ml। राइट आंसर होगा आपका 50 ml। बट कभी फ्लास्क पूछे तब वहां पर राइट आंसर आप क्या देंगे? राइट आंसर आपके पास यहाँ पर आप फ्लास्क मेथड देंगे। फ्लास्क मेथड में 500 ml देंगे। चलो अगला क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइन बाई, वापस देखो, सैंड रिप्लेसमेंट किसके लिए? डेंसिटी के लिए। जार टेस्ट आपके पास एलम के डोज को निकालने के लिए। श्रिंकेज लिमिट के लिए। तो हमको चाहिए यहाँ पर कौन सा? वाटर कंटेंट के लिए एल्कोहल मेथड। और इसमें आप इस्तेमाल करते हैं, इसमें आप यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं किसको? इसमें आप इस्तेमाल करते हैं आपके पास वहाँ पर मैथिलेटेड स्पिरिट को इस्तेमाल करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास वहां पर, द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट के लिए आपके पास दी है। एक्टिविटी आपके पास वहां पर बताना है। टेल मी द फॉर्मूला ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी इज इक्वल टू IP डिवाइड में C। हमेशा उल्टा है, जो चाहिए उसको उठाओ, बाकी सब साइड में करो। IP लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट का डिफरेंस है। तो आपके पास देखो लिक्विड लिमिट दी है 45 और ये दी है 25 डिवाइड में C होता है परसेंटेज ऑफ क्ले साइज पार्टिकल। तो एक्टिविटी ऑफ द क्ले मिनरल इफ द 20% बाई पार्ट ऑफ लेस देन 2 माइक्रोन, मतलब आपके पास क्ले साइज पार्टिकल कितने हैं? 20 हैं। तो ऊपर भी कितना होगा? 20, नीचे भी कितना होगा? 20। तो राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा? 1 आपके पास वहाँ पे राइट आंसर आएगा। 0.75 से 0.75 से कम, 0.75 से 1.25 मीडियम नॉर्मल एक्टिव, और 1.25 से ज़्यादा आपके पास एक्टिव। तो ये कैटेगरी किस में आएगा? ये आपके पास में नॉर्मल एक्टिव की कैटेगरी में यहाँ पर आ जाएगा। डी आपके पास राइट आंसर होगा। अगला, द यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम वॉज ओरिजिनली डेवलप्ड बाई, बताया था। यूनाइटेड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने डेवलप किया था? कैसाग्रांडे ने दिया था। मोहर ने मोहर कुलाम थ्योरी वगैरह दी हुई है। तरजागी जी ने फाउंडेशन की थ्योरी दी है। अटरबर्ग ने कंसिस्टेंसी लिमिट बताई है। तो यहाँ पर जो आपके पास ये सिस्टम दिया था, ये कैसाग्रांडे ने ही आपके पास वहाँ पर दिया था। चलो अगला क्वेश्चन, एक सॉइल सैंपल है 3 किलो में से आपके पास यहाँ पर 1200 रिटेन कर गया 600 पे, 1500 रिटेन कर गया 500 पे, और 300 रिटेन कर गया आपके पास यहाँ पर IS 425 में। जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड।
क्वेश्चन को देख के लग रहा है कि ये सीव एनालिसिस का क्वेश्चन है। सबसे पहला होता है सीव साइज। सीव साइज 600, 500 और 425। 600 पे कितना रोका? 1200 ग्राम। 600 पे रोका 1200 ग्राम। 500 पे कितना रोका? 1500 ग्राम। और आपके पास यहाँ पे कितना गिरा? 300 ग्राम। परसेंटेज देखो, परसेंटेज अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो आप यहाँ पर बोलोगे कि 1200 3000 का कितने परसेंट है? 40% है। ये कितने परसेंट है? 50% है। ये कितने परसेंट है? 10% है। कुमुलेटिव परसेंटेज देखोगे तो 40 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज फाइनल देखोगे तो 60 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब परसेंटेज फाइनल देखा आपने 60-10, तो आपके पास 60%। हमको क्या चाहिए? कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी D60/D10 आपके पास होता है। D60 कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा। D10 कितना हो जाएगा? 500। 1.25 आपके पास वहाँ 1.2 राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं इसको? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और देखो, इतनी बात आपके पास यहाँ पर हो गई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ द सॉइल केम अंडर द इंडियन स्टैंडर्ड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम? 18 आपके पास बताया था अभी थोड़ी देर पहले। Which of the following is not the most common laboratory method for determining the coefficient of permeability? कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी को निकालने का कौन सा कॉमन लैब मेथड नहीं है? कांस्टेंट हेड है, फॉलिंग हेड है, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम कॉम्पैक्शन टेस्ट, इनडायरेक्ट डिटर्मिनेशन फ्रॉम कंसोलिडेशन टेस्ट। कंसोलिडेशन टेस्ट आपके पास यहाँ पर ये वाला जो है ये आपके पास राइट आंसर होगा। दिस इज नॉट द लेबोरेटरी मेथड जिसको आपके पास लैब में आप वहाँ पर कंडक्ट कर पाओ। इज दैट क्लियर? चल नाउ नेक्स्ट आपके पास वहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिलिटी? पार्टिकल साइज जितना ज़्यादा होगा परमिलिटी की वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी। क्ले में सबसे कम तो परमिलिटी ज़्यादा नहीं होगी। फाइन सैंड आपके पास यहाँ पे नहीं, राइट आंसर क्या होगा? कोर्स सैंड, क्योंकि कोर्स सैंड के पार्टिकल के बीच में स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, इसलिए पानी वहाँ पर जल्दी बाहर निकल जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? कोर्स सैंड आपके पास वहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर अ सॉइल इज, द कंसोलिडेशन टाइम फॉर अ सॉइल इज। अब कंसोलिडेशन टाइम टीवी इज इक्वल टू होता है आपके पास यहाँ पे CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर। तो हमको टी के इक्वल में लिखना है, तो टी के इक्वल में होगा आपके पास TV इंटू डी स्क्वायर अपॉन आपके पास यहाँ पर CV। TV इंटू डी स्क्वायर अपॉन आपके पास यहाँ पर CV। नाउ कंसोलिडेशन टाइम टी किसके साथ? कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी के साथ आपके पास यहाँ पर कंप्रेसिबिलिटी के साथ टाइम, टाइम क्या आपके पास क्या होता है? इंक्रीज करता है। परमिलिटी के साथ आपके पास डिक्रीज करता है। एक मिनट मेरे दोस्तों, इस ट्रेन का थोड़ा सा हॉल्ट भी होता है जो अपनी ट्रेन चालू है, ठीक है। नाउ दिस वाज द हॉल्ट। द कंसोलिडेशन टाइम आपके पास TV इज इक्वल टू CV इंटू टी अपॉन डी स्क्वायर है। वो बोलता है कि T जो आपके पास यहाँ पर है, जो T है आपके पास में, वो CV के आपके पास यहाँ पर क्या गया? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आपके पास गया। नाउ TV आपके पास यहाँ पर जैसे जैसे कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगी T की वैल्यू आपके पास यहाँ पर क्या होगी? T की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कंसोलिडेशन टाइम इज इंडिपेंडेंट। देखो आराम से, K इक्वल टू CV MV गामा W, ठीक है ना। तो K और MV प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के, प्रोपोर्शनल है, यस। आपके पास यहाँ पर द कंसोलिडेशन टाइम आप फॉर अ सॉइल इज इंक्रीज विथ इंक्रीज कंप्रेसिबिलिटी, इंक्रीजिंग परमेबिलिटी। यार इसके चारों राइट है। अब कंप्रेसिबिलिटी बढ़ाइए, कंप्रेसिबिलिटी बढ़ेगा, जितना ज़्यादा सेटलमेंट होगा उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, राइट। परमिलिटी, सॉइल के बहने की कैपेसिटी तेज कर दीजिए, जल्दी कंसोलिडेशन हो जाएगा, मतलब टाइम डिक्रीज हो जाएगा। स्ट्रेस चेंज का फ़र्क आपके पास कंसोलिडेशन में नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पानी आपके पास कहीं ना कहीं उस प्रेशर को ले रहा है। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? ऑल ऑफ द वो आपका राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? आउट ऑफ द ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर आपके पास यहाँ पर होगा। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर कोहेसिव सॉइल विथ इंक्रीजिंग कॉम्पैक्टिव एफर्ट द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। सॉइल के लिए, किसी भी सॉइल के लिए कॉम्पैक्टिव एफर्ट बनाइए, ग्राफ आपका इस तरफ में जाएगा।
किसी भी सॉइल के लिए आप कॉम्पैक्टिव एफर्ट बढ़ाइए तो ग्राफ आपके पास इस तरफ जाएगा, ग्राफ इधर जाएगा तो OMC का वैल्यू क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो एक्टिव मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीजेस आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। इज दैट क्लियर? आपके पास यहाँ पर डिक्रीज आपके पास यहाँ पर आएगा, वाटर कंटेंट आपको कम नजर आता हुआ दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन, वाटर कंटेंट ऑफ अ सॉइल सैंपल कैन बी डिटरमाइन बाई, वाटर कंटेंट को कैसे डिटरमाइन करते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने अल्कोहल मेथड, ये मुझे लगता है मुझे क्वेश्चन ही रिपीट हो गया। और आगे चलो नेक्स्ट, आपके पास 45%, 20 ऑलरेडी आपके पास यहाँ पर ये रिपीट हो गया, कुछ रिपीट स्लाइड आ गए। यूनिफाइड सॉइल क्लासिफिकेशन सिस्टम आपके पास कैसा ग्रांडे था, ये भी आपके पास वहाँ पे रिपीट हो गया। आई एम सो सॉरी। नाउ इनकंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल लिमिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ वाटर कंटेंट। भाई कंसिस्टेंसी लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट तो हम किस में दिखाते हैं, इसे आपके पास परसेंटेज में दिखाते हैं। फॉर ओवन ड्राइंग द सॉइल सैंपल इज केप्ट इन द ओवन फॉर 24 आवर्स, 24 घंटे के लिए रखते हैं, 24 घंटे तक आपके पास वहाँ पर पानी को आपके पास वहाँ पर ऐसे आपके पास वहाँ पर होने देते हैं। इज दैट क्लियर? तो आपके पास यहाँ पर क्या करते हैं, आप यहाँ पर 24 घंटे के लिए यहाँ पे रहने देते हैं, फिर आप ओवन ड्राई करवा लिए। टेम्परेचर कितना रखते हैं, 100, 105, 110 के आसपास रखते हैं। चलो नाउ नेक्स्ट, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड्स इज डिटरमाइंड बाई सैंड। स्पेसिफिक ग्रेविटी बताया था, जिक्र किया था आपके पास वहाँ पर कौन सा मेथड होगा, पिक्नोमीटर मेथड आपके पास वहाँ पर होगा। ट्रांसपोर्टेड सॉइल को तालुस किसकी वजह से होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होता है। इसका एक और नाम आपके पास क्या होता है, कोलुवियल होता है। विंड जिस सॉइल को लाती है इसको इओलियन बोलते हैं। आइस में आपके पास वहाँ पर ड्रिफ्ट टोटल मिलता है, और फ्लोइंग वाटर जिस मिट्टी को लेके आती है उसको एलुवियल सॉइल वहाँ पर बोलते हैं। ऑलरेडी हमने वहाँ पर जिक्र किया हुआ था। चलो नाउ नेक्स्ट, the limit beyond which soil sample continue to dry with no further volume decrease, वॉल्यूम का चेंज जिसके बियॉन्ड नहीं होता है उसको बोलते हैं श्रिंकेज लिमिट। आपके पास यहाँ पर आपने कुछ इस तरीके का कर्व यहाँ पर देखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर लिक्विड बोल देते हैं, प्लास्टिक बोल देते हैं, श्रिंकेज बोल देते हैं। याद रखना ये वाला स्लोप और यहाँ पर जो स्लोप है दोनों के दोनों सेम है, इनमें कुछ भी चेंज वहाँ पर नहीं है। इस वाले पॉइंट के नीचे जब आप पानी को कम करते हो तो टोटल वॉल्यूम आपका कम होता नजर आता है, टोटल वॉल्यूम आपका आपके पास उतना ही रहता है, चेंज नहीं होता है। यहाँ पे राइट आंसर हमारे पास क्या होगा, श्रिंकेज लिमिट हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, सॉइल इज वेदर्ड केमिकली, कौन सा एक्शन है जिसमें आपके पास केमिकल वेदरिंग होगी, विंड नो, प्लांट एनिमल नो, स्प्रेडिंग मतलब टूटना नो, लीचिंग यस, लीचिंग ऑफ सिलिशियस कंपाउंड एंड एक्युमुलेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन द रॉक विल फॉर्म लैटेराइट। केमिकल वोल्केनिक गैस का केमिकल वेदरिंग हो जाए बेंटोनाइट। बेसाल्ट रॉक से कौन बनता है, ब्लैक कॉटन। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपके पास यहाँ पर कोर्स सैंड। नेक्स्ट, द कंसोलिडेशन टाइम, ये अभी अपन ने डिस्कस कर लिया। आई एम सो सॉरी, कुछ स्लाइड रिपीट हो गई है। यस, इंटरनल फ्रिक्शन 530 दिया है। मेजर प्रिंसिपल प्लेन का फेलियर प्लेन थीटा सी 45 प्लस 5/2, 45 प्लस 5 इज योर 30/2, आपके पास 45 प्लस 15 दैट इज योर 60, राइट आंसर 60। एक और रिलेशन होता है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 3 tan स्क्वायर 45 प्लस 5/2 प्लस 2c tan 45 प्लस 5/2, ये रिलेशन आपके पास होता है। पूछेगा क्या, नहीं पूछेगा, आपको याद रखोगे किसको, थीटा सी इज इक्वल टू 45 प्लस 5/2 को। चलो अगला क्वेश्चन, फॉर अ सर्टेन सॉइल द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन 30 डिग्री। एक्टिव निकालो पैसिव निकालो, एक्टिव और पैसिव, केवल इकलौता यही एंगल है जिसके लिए क्वेश्चन वो एग्जाम में पूछ सकता है, उसके अलावा पूछेगा ही नहीं, और इस चैप्टर में भी इतना ही है। तो जब आप के ए बोलते हैं तो ये होता है 1 माइनस साइन 5 अपॉन 1 प्लस साइन 5, तो 1 माइनस साइन 30 1/2, 1 प्लस साइन 30 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/2, 1 प्लस 1/2, ऊपर आया 1/2, नीचे आया 3/2, बन गया आपके पास यहाँ पर 1/3, तो आपके पास 0.33 आपके पास यहाँ पर हो जाएगा। और इसी का जस्ट उल्टा, क्योंकि के ए इंटू के पी कितना होता है, 1 होता है, इसीलिए राइट आंसर बी यहाँ पर होगा। इतनी बात आपके पास यहाँ पर आपको याद रखनी है। चलो आपके पास वहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक्सकेवेशन बना दो भैया, इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट, फॉर्मूले रटे होने चाहिए। डेप्थ ऑफ अनसपोर्टेड कट 4c अपॉन गामा अंडर रूट के, तो 4c कोहेजन कितना है बोले, कोहेजन आपके पास यहां पर दिया है 30,
गामा कितना दिया है 15, मुझको जो चाहिए मैं उतना देखूंगा ना, बाकी मुझे क्या ही करना देख के ए आपके पास यहाँ पर फाई का वैल्यू 0 किया, फाई का वैल्यू 0 किया तो 1 माइनस साइन 0, 0 अपॉन 1 प्लस साइन 0 आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 की वैल्यू आपके पास 0 ही हुई ना, तो 1 अपॉन 1 तो के ए हो गया 1 और के ए हो गया 1 तो आ गया 1, तो यहाँ से गया 2, यहाँ से गया 8, राइट आंसर 8 मीटर। कि 8 मीटर की गहराई तक तुम एक्सकेवेशन कर सकते हो विदाउट एनी सपोर्ट दिए हुए। गॉट इट। चलो इसी में अगला वाला एक आता है टेंशन क्रैक 2c बाई गामा का, ठीक है ना, उसको वहां पर याद रखना। नेक्स्ट, द फेलियर प्लेन इन डायरेक्ट शियर टेस्ट, सबसे पहला दूसरा क्वेश्चन बताया था, वीकेस्ट मेजर प्लेन, मेजर वर्टिकल प्लेन, प्रिंसिपल वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन। फेलियर प्लेन जो आपके पास डायरेक्ट शियर टेस्ट में होता है हम उसको वीकेस्ट लेके चलते हैं, तो हम वीकेस्ट एजम्पशन का पार्ट है, वीकेस्ट हम उसको वहां पर एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइएक्सियल टेस्ट ड्रेनेज फ्रॉम द सीमेन इज नॉट अलाउड एट एनी स्टेज, पानी बाहर नहीं जाने दोगे। तो देखो मेरे दोस्तों, दो स्टेज होती हैं यहाँ पर जब टेस्ट करवाते हैं, एक होती है कंसोलिडेशन स्टेज और एक होती है शियर स्टेज। अगर पानी आपके पास यहाँ भी बाहर नहीं निकला, यहाँ भी नहीं निकला, तो उसको बोलते हैं अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। जब आप यहाँ पर बोलते हो कि पानी यहाँ अलाउड है निकलना, यहाँ अलाउड नहीं है, तो आप इसको बोलते हो कंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट। जब पानी यहाँ भी अलाउ है, यहाँ भी अलाउ है निकलना, इसको बोलते हो कंसोलिडेटेड ड्रेन टेस्ट। उसमें कहीं पे भी पानी नहीं निकलवाया, मतलब वो यूयू टेस्ट है, और यूयू टेस्ट है, अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एजम्पशन ऑफ रैंकाइन थ्योरी। तो रैंकाइन जी ने बोला था कि सॉइल मास सूखी है, कोहेजन लेस है, और दूसरा ऑप्शन दिखाई देता है कोहेसिव है। गलत बात, सॉइल मास उन्होंने कैसा लिया था, कोहेजन लेस आपके पास लिया था, ड्राई लिया था, तो राइट आंसर हमारे पास बी हो जाएगा। बाकी यस, होमोजीनियस, ड्राई, सेमी इनफाइनाइट, आइसोट्रोपिक सब बोला था। सेमी इनफाइनाइट सॉइल मास इज बाउंड बाय द हॉरिजॉन्टल सरफेस, कोई दिक्कत नहीं। वर्टिकल बाउंड्री उन्होंने बोला था कि जो वॉल आप लेंगे वो वर्टिकल लेंगे और साथ में स्मूथ लेंगे। कूलाम्ब ने बोला था वर्टिकल और इंक्लाइन लेंगे बट रफ लेंगे, यही मेजर डिफरेंस था। चलो नेक्स्ट, फॉर अ नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इन अ रो द टाइप ऑफ फाउंडेशन प्रोवाइडेड इज। बहुत सारे कॉलम एक लाइन में लगा दोगे तो कौन सी फुटिंग बन जाएगी, आपके पास बन जाएगी स्ट्रिप फुटिंग। गॉट इट। बीच में आपने वहां पर एक कुछ जोड़ दिया तो स्ट्रैप में डाल दिया। फुटिंग तो नॉर्मली है। राफ्ट फाउंडेशन जब आपने एक साथ बहुत सारे के लिए एक साथ सपोर्ट दे दिया। नेक्स्ट, अ प्लेट लोड टेस्ट इज यूजफुल टू एस्टिमेट। प्लेट लोड टेस्ट याद है, जमीन है, डेप्थ ऑफ द फुटिंग के बराबर गड्ढा बनाया, तो आपके पास यहाँ पर 30 से 75 सेंटीमीटर के साइज की कोई भी एक प्लेट रखी, आपके पास थिकनेस 25 mm से कम नहीं होनी चाहिए, और इस पूरे की पूरे पिट की चौड़ाई इसके 5 गुने से कम नहीं होनी चाहिए। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट, आपने यहाँ पे लोड लगाया, लोड वर्सेस सेटलमेंट कर्व को आपने ड्रॉ किया, लोड वर्सेस सेटलमेंट में जैसे ही आपको वहां पर कर्व मिला, आपने वहां पर लोड की वैल्यू बता दी। तो इतनी आपके पास यहाँ पर बात है। तो प्लेट का साइज याद रखना, छोटी प्लेट का इस्तेमाल करते हैं लूज सॉइल में, और बड़ी प्लेट का इस्तेमाल आपके पास करते हैं किसमें, बड़ी प्लेट का इस्तेमाल छोटी प्लेट डेंस में, बड़ी प्लेट लूज में। इज दैट क्लियर। चलो नेक्स्ट, लाइम स्टेबलाइजेशन इज वेरी इफेक्टिव। लाइम इज फॉर क्लेई सॉइल, लाइम इज फॉर क्लेई सॉइल, प्लास्टिक क्लेई सॉइल आपके पास यहाँ पर। ग्राउटिंग भी पढ़ लेना, कभी कभी क्वेश्चन पूछे। ग्राउटिंग का मतलब समझते हो, इंजेक्शन लगाना, एक सॉइल मास के बीच में अपने को कुछ केमिकल डालने का, तो इंजेक्शन लगा दो उसमें, उसको बोलते हैं ग्राउटिंग। ठीक है, चलो नाउ नेक्स्ट, 300 mm स्क्वायर बीयरिंग प्लेट ले लिया, सेटल्स 15 mm, प्लेट लोड टेस्ट, कोहेसिव सॉइल, इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग, सेटलमेंट ऑफ प्रोटोटाइप, सेलो फुटिंग। देखो मेरे दोस्तों, सॉइल ढूंढो कहाँ है, ये है कोहेसिव सॉइल। कोहेसिव सॉइल में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द फाउंडेशन इज इक्वल टू अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेट, सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन, सेटलमेंट ऑफ प्लेट, विड्थ ऑफ फाउंडेशन, विड्थ ऑफ द प्लेट। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन प्लेट का दिया, चलो प्लेट का लिख दो। सेटलमेंट ऑफ फाउंडेशन निकालने का है, ठीक है। सेटलमेंट ऑफ द प्लेट कितना दिया है, 15 mm दिया है। हिचकियां क्यों आने लगी ये, 15 mm। विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितना है, विड्थ ऑफ द फाउंडेशन कितना, द शैलो फुटिंग 1 मीटर स्क्वायर की है, स्क्वायर फुटिंग ना, मतलब 1 मीटर इसकी चौड़ाई है, मतलब ये हो गया आपका 1 मीटर में 1000 mm। और प्लेट की चौड़ाई कितनी है,
प्लेट की चौड़ाई है आपके पास वहाँ पर 300, तो ये क्या निकलेगा 15 300, इससे आंसर आएगा mm में। कैंसिल कैंसिल 2 50, राइट आंसर कितना आएगा 50 mm आपके पास आएगा। गॉट इट एवरीवन। चल नाउ नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लीस्ट बियरिंग कैपेसिटी। सबसे कम बियरिंग कैपेसिटी किस में होती है आपके पास? हार्ड रॉक में तो बहुत ज़्यादा होगी, आपके पास यहाँ पर ग्रेवल में ज़्यादा होगी, आपका सॉफ्ट रॉक, रॉक तो रॉक है, काहे की सॉफ्ट, राइट आंसर क्या होगा लूज ग्रेवल। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट, द 2 क्राइटेरिया। किसी भी फाउंडेशन के लिए 2 क्राइटेरिया कौन से होते हैं? एक होता है सेटलमेंट और एक होता है शेयर। नो नो नो, यस यस, आपके पास यहाँ पर नो यस यस, ये जिक्र बराबर है। राइट आंसर आपके पास यहाँ पर क्या होगा? डी आंसर आपके पास वहाँ पर हमारा राइट होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? डी आंसर हमारे पास यहाँ पर आपका क्या होगा? डी आंसर हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी आंसर हमारे पास यहाँ पे राइट हो जाएगा। और आगे आपके पास वहाँ पर देखो, जब हम और आगे आपके पास यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट हमको मिलेगा फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर। अब फ्रिक्शन पाइल ऑफ डायमीटर की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो 50 सेंटीमीटर इज एम्बेडेड इन 15 मीटर होमो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन भाई, फ्रिक्शन पाइल है, सेफ लोड पूछ रहा है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया है, तो फॉर्मूला होता है 9CAB अल्फा सी बार AS। ये फ्रिक्शन वाला, ये एंड बीरिंग है, मतलब मैं निकालूंगा अल्फा सी बार AS। अल्फा की वैल्यू देखो कितनी दी है, एडिशन फैक्टर आपके पास 0.7, और आपके पास वहां पर क्या दिया है? एडिशन फैक्टर दे दिया उसने, अल्फा। सी बार दिया है क्या उसने? पाइल का आपके पास डायमीटर दे दिया, लेंथ दे दिया, तो आपको यहां से साइड एरिया मिल जाएगा किससे? पाई DL से, तो पाई DL का मल्टीप्लाई कर दोगे। आपके पास यहां पर कोहेजन दिया है ना 4, और यहां पर आ जाएगा पाई। डायमीटर कितना है 50, और लेंथ कितनी है 15, और डिवाइड किससे करोगे? फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 से। इसको सॉल्व करो, ये जाएगा 5 बार, तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करो 5 250, और 4 जाएगा 1000 इंटू पाई जाएगा 3.14, करो ये हो जाएगा 70, और ये यहां से मल्टीप्लाई होगा तो 21 का कुछ मल्टीपल आएगा। राइट आंसर 22। देखो आपके पास वहां पर सही है ना? हाँ बिल्कुल राइट है, ऐसे ही आएगा, राइट आंसर 22 आ जाएगा। गॉट इट? अंदाज से लगाओ। नेक्स्ट, नंबर ऑफ कॉलम कंस्ट्रक्टेड इन अ रो देन द टाइप ऑफ फाउंडेशन, अभी पढ़ा था आपके पास, स्ट्रिप हो जाएगा। और बताओ, हाँ, रिजिड फुटिंग इन अ कोहेसिव क्ले, कॉन्टैक्ट प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इज। नाउ 4 डायग्राम यहाँ पर बताए थे, बढ़िया तरीके से वापस बताता हूँ, देखना, ठीक है? रुक जाओ, आपके पास इस वाले क्वेश्चन को सबसे लास्ट बता देता हूँ, बाकी कर देता हूँ, बढ़िया डायग्राम में समझा के दे दूंगा। एसपीडी नंबर टेस्ट में, एसपीडी नंबर टेस्ट में हाइट ऑफ द फॉल 75 सेंटीमीटर, वेट ऑफ इतना होता है। नंबर ऑफ ब्लो आपके पास यहाँ पर जो देते हो फॉर लास्ट 300 mm पेंट्रेशन, उसको बोलते हैं एसपीडी नंबर। 2 करेक्शन आप लगाते हो, पहला ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन और दूसरा लगाते हो डायलेटेंसी करेक्शन। ओवरबर्डन प्रेशर करेक्शन होता है सिग्मा N1 इंटू 350 अपॉन सिग्मा प्लस 70। अगर सिग्मा का वैल्यू 280 से ज़्यादा है तो करेक्शन नहीं लगाना, अदरवाइज लगाना है। दूसरा 15 + 1/2 N1 माइनस 15, N का वैल्यू अगर 15 से ज़्यादा है तो ही करेक्शन लगाना है, अदरवाइज नहीं लगाना है। ये इस टेस्ट में आपके पास यहाँ पर होता है। ये 2 डेटा आपके पास यहाँ पे ये रहा। आपके पास यहाँ पर N की वैल्यू है 21, तो डायलेटेंसी करेक्शन लगाओ। डायलेटेंसी करेक्शन होता है 15 + 1/2 इंटू N1 माइनस 15, तो आपके पास यहाँ पर आया 15 + 1/2, ये हो गया 21 माइनस 15। 21 कितना? 6 हुआ, 6 में 2 गया, आपके पास कितना? आपके पास 3 बचा, तो ये कितना आ गया? 18। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया? 18 हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाउंडेशन इज बेस्ट सूटेड इन एक्सपेंसिव सॉइल। एक्सपेंसिव सॉइल में हम हमेशा किसका इस्तेमाल करते हैं? अंडर रिम्ड पाइल। स्टील पाइल का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको लेंथ ज़्यादा चाहिए, जब लोड कम आता है तब टिम्बर पाइल का इस्तेमाल करते हैं। शैलो फाउंडेशन आपके पास में जब हार्ड बीरिंग स्ट्रेटा नीचे आ जाए, थोड़ी ही डेप्थ में आ जाए। फेंडर पाइल का इस्तेमाल करते हैं वाटर फ्रंट स्ट्रक्चर को बचाने के लिए। बीच में एंकरेज हॉरिजॉन्टल पुल के अगेंस्ट एंकरेज देना है तो एंकर पाइल बोलते हैं। अगर पाइल को अपनी इंक्लाइन डायरेक्शन में इंसर्ट करवाया तो उसको बेटर पाइल यहाँ पर बोलते हैं। इस तरीके से अगर नीचे से अपलिफ्ट आ रहा है तो अपलिफ्ट और टेंशन पाइल का इस्तेमाल करते हैं।
सीपेज को रिड्यूस करने के लिए आपके पास वहाँ पर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, आप यहाँ पर सीट पाइल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द वाटर टेबल इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस द बेयरिंग कैपेसिटी ऑफ अ सॉइल इज रिड्यूस टू। वाटर टेबल आपके पास ऊपर जाएगी तो यहाँ पर बेयरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर क्या आता है, सी एन सी प्लस आता है आपका क्यू एन क्यू प्लस आता है 1/2 बी गामा एन गामा। जब आपके पास यहाँ पर कैसी चीज़ें आती हैं, जब आपके पास यहाँ पर ये जो गामा है जब ये आपके पास सरफेस पर पहुँचता है तब आपके पास वहाँ पर क्या होता है, गामा सैचुरेटेड गामा सबमर्ज में कन्वर्ट हो जाता है। और जब गामा सबमर्ज में कन्वर्ट होगा तो गामा सबमर्ज इज अप्रोक्सीमेटली हाफ ऑफ गामा सैचुरेटेड। इस वजह से आपके पास वहाँ पर क्या हो जाता है, 1/2 आपके पास वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है उसकी बेयरिंग कैपेसिटी। और आगे चलते हैं, क्या बोल रहा है कि इट इज द मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन द सॉइल विदाउट द सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू। मैक्सिमम नेट इंटेंसिटी बोलता है जब भी आपके पास यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, नेट इंटेंसिटी ऑफ लोडिंग दैट कैन बी अलाउड ऑन द सॉइल विदाउट द सेटलमेंट एक्सीडिंग द परमिसिबल वैल्यू। देखो नेट जब वर्ड यूज आता है तब इसको ना नेट लिखना चाहिए, केवल अल्टीमेट और केवल सेफ लिखने से काम नहीं चलेगा। सेफ बियरिंग प्रेशर नहीं ठीक है ना। जब आपके पास सेटलमेंट का जिक्र होता है तो हमेशा राइट आंसर कौन होता है, सेफ बियरिंग प्रेशर आपका राइट आंसर होता है। अगर वहीं पर आपके पास मैं सीयर की बात करता तब हम वहां पर बियरिंग कैपेसिटी की बात करते। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे नहीं है। आ जाओ आपके पास यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, इसको समझाते हैं। सिंपल, कितने टाइप की फुटिंग, 2। एक कौन सी, रिजिड, एक कौन सी, फ्लेक्सिबल। ये आपके पास किसमें, सैंड, ये आपके पास किसमें, क्ले, ये किसमें, सैंड, ये किसमें, क्ले। नाउ यहां पर सेटलमेंट का डायग्राम इन दोनों में बनता है यूनिफॉर्म, कुछ ऐसा, सेटलमेंट यूनिफॉर्म, ये सेटलमेंट है। यहां पर आपके पास में जो कॉन्टैक्ट प्रेशर का डायग्राम बनता है ऐसा, इसमें बनता है आपके पास ऐसा, ये है कॉन्टैक्ट प्रेशर, ठीक है। ऐसे आपके पास यहां पर कॉन्टैक्ट प्रेशर की यहां पर बात है, इस तरीके से आपके पास यहां पर होता है। नाउ यहां पर जो यहां कॉन्टैक्ट प्रेशर बनता है वो यहां पर सेटलमेंट बनता है, ऐसे आपके पास याद रखना है। और इसी का जस्ट उल्टा सेटलमेंट आपके पास यहां पर ऐसा बन जाता है। नाउ कॉन्टैक्ट प्रेशर आपके पास यहां पर कैसा दिखता है, यूनिफॉर्म दिखता है। तो ये कॉन्टैक्ट प्रेशर, सेटलमेंट, कॉन्टैक्ट प्रेशर कैसे याद रखते हैं हम इसको, इमोजी टाइप के फेस होते हैं तो हम इसको बोलते हैं हैप्पी, इसको बोलते हैं सैड, इसको बोलते हैं सैड और इसको बोलते हैं हैप्पी। तो हैप्पी, सैड, सैड, हैप्पी, अंत भला तो सब भला, सब भला। इज दैट क्लियर? हैप्पी, सैड, सैड, हैप्पी, अंत भला तो सब भला, ये बात होती है। रिजिड फुटिंग में सेटलमेंट जो होता है वो यूनिफॉर्म होता है, कॉन्टैक्ट प्रेशर जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है। फ्लेक्सिबल फुटिंग में जो सेटलमेंट होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है और आपके पास जो कॉन्टैक्ट प्रेशर होता है वो कैसा होता है, वो आपके पास वहाँ पर यूनिफॉर्म होता है। इसलिए देखो सेटलमेंट एज इट इज़ आपके पास नीचे गया और आपके पास कॉन्टैक्ट प्रेशर आपका वेरी किया, यहाँ पर सेटलमेंट आपका वेरी किया बट कॉन्टैक्ट प्रेशर आपके पास वहाँ पर आपका यूनिफॉर्म रहा, ऐसी बात होती है। तो याद कैसे करोगे, ये 2 डायग्राम याद कर लो, फिर इसी का उल्टा यहाँ बना देना, उससे सेटलमेंट में और यहाँ बना देना। और इमोजी कैसा दिखेगा, हैप्पी, सैड, सैड, हैप्पी, अंत भला तो सब भला, इस तरह की बात आपके पास वहाँ पर आती है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? सो नाउ पूरी कोशिश की है और किया भी है मुझे तो लगता है, बाकी आपकी मर्जी। हाँ, स्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप का क्वेश्चन नहीं मिला तो उसमें स्लोप्स फेलियर के टाइप पढ़ लेना, आपके पास टेलर से स्टेबिलिटी नंबर का फॉर्मूला पढ़ लेना, इतना करोगे बहुत है। इज दैट क्लियर? इतना करके जाओ, बढ़िया से आपके पास तैयारी करो। तब तक के लिए आपके पास वापस से नए वीडियो के साथ वापस मुलाकात करूंगा। तो बढ़िया तरीके से अगर आपको लगता है कि चीज़ें आपके काम में आ रही हैं, टू द पॉइंट कंटेंट की बात की जा रही है, तो चैनल से जुड़िए। आपके पास में आप अपने दोस्तों को बताइए अगर उनको कुछ ज़रूरत है, तो ऐसे सिर्फ खाली फॉर्मेलिटी के लिए आपके पास वहाँ पे बिल्कुल नहीं, आप जितने लोगों को पहुँचा पाएँ चीज़ों को, बात बता पाएँ, बहुत अच्छा होगा। उनको बताइए जिनको ज़रूरत है, उतना काफ़ी होगा हमारे लिए, ताकि आपके पास अगर कुछ चीज़ डिलीवर कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक वो पहुँचे। इसी तरीके से बढ़िया से प्यार बनाए रखिएगा अपना, और आपके प्यार की वजह से यहाँ तक है, आगे भी चलते जाएंगे, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड विल मीट अगेन। पता नहीं हिचकी आपके पास यहाँ पर क्यों इतनी ज़्यादा आ रही है, बट
पहले इसको भी सॉल्व करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।